हेलो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बहुत ही आसान शब्दों में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शुरुआत करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी बोला जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया को बताती है। अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो एग्जाम्स में आपको कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है, कैसे आपको उसका आंसर लिखना है, कैसे एग्जाम्पल लिखना है, वो सब बात हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बस आप हमारे बताए हुए नोट्स को फॉलो करते रहिए और हम गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया को समझाती है। दूसरा क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर कोवलेंट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये किसने बताया है? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है हमेशा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। जब भी कोई ऑर्बिटल हमारा ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे के साथ, तब जाकर के हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तीसरा पॉइंट जो है, जो आपको लिखना है, वो लिखना है इन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ओनली वैलेंस सेल टेक्स प्लेस हु हैज़ अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन। देखिए, अब ये ऐसा भी नहीं है कि भाई जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ वही हिस्सा ले सकता है जिन ऑर्बिटल की जो है अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे, जिन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, सिर्फ उसके पास क्या होंगे? अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारी जो है बॉन्डिंग नहीं होगी। चौथा है, देखिए एग्जांपल दे रखा है आपका, जो है एक स्पिन नीचे की तरफ, एक स्पिन ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब कि अपोजिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को ऊपर की तरफ से बने हो और आप उनको जो है ओवरलैपिंग कराने लग जाएं, ये गलत हो जाएगा। चौथा पॉइंट जो इसके अंदर है, वो चौथा पॉइंट कहता है वीबीटी का कि ओवरलैपिंग ऑफ एनी ऑर्बिटल इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी विल रिलीज। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन भी बन चुका है। तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि जब भी हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब कि इससे एनर्जी रिलीज होती है, कि आपकी बॉन्ड बनाने में हमेशा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये चीज़ नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद है VBT टेल्स अबाउट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में भी हमारा VBT बताता है। और छठवां और आखिरी पॉइंट जो है इसका, जो आपको लिखना है, वो लिखना है VBT आल्सो गिव्स द हाइब्रिडाइजेशन बाई विच वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कोवलेंट कंपाउंड। तो VBT हमें जो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा इसके अंदर, कि VBT हमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ही हम जो है किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट थे, आपने 6 पॉइंटों को नोट कर लेना है, नोट्स बनाते चलना है साथ के साथ, और गारंटी है कि आपका एक भी नंबर हम बोर्ड एग्जाम्स में या किसी में भी कटने नहीं देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन से आप ज्योमेट्री को कैसे एक्सप्लेन करोगे, किसी मॉलिक्यूल की या किसी कोवलेंट कंपाउंड की, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो देखिए, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है SP, तो वो कोवलेंट कंपाउंड रहेगा हमारा लीनियर यानी कि ये उसकी लीनियर की स्ट्रक्चर है, ये लीनियर की स्ट्रक्चर है। उसके बाद है, अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन आती है SP2, अगर SP2 आती है तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ट्रायंगुलर प्लेनर। और ट्रायंगुलर प्लेनर ये आपका है, ये जो बीच में M है ये हमारा मेटल है, और जो L है जो लगे हुए हैं ये लिगेंड है। लिगेंड यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होंगे हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो SP2 की ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगी। उसके बाद SP3 है, SP3 की बनेगी हमारी टेट्राहेड्रल। तो SP3 की बनेगी हमारी टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल है, बीच में मेटल है हमारा, चारों तरफ लिगेंड लगे हुए हैं। सेम स्ट्रक्चर आपको बनाना है, चाहे कोई भी कंपाउंड आ जाए, कैसा भी लिगेंड आ जाए, आपको बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। इन स्ट्रक्चर को जिनके बारे में बता रहे हैं, आपको बस हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा, लीनियर बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, वो आपको देख लेना है। और बाकी बस ये जो है आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपको रखना है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास Ni मान के चलिए हमारे पास है Ni, और इसके साथ लगे हुए हमारे कोई Cl4 लगे हुए हैं मान के चलिए। तो हम इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी SP3 आएगी, और हमको बस Ni को बीच में रखना है और Cl को इन L की जगह पे पुट कर देना है। बहुत आसान रहेगा आपके लिए, अगर इसको आप नोट्स बनाते चलोगे या आप रिवीजन करते चलोगे तो बहुत आसानी से आपकी हाइब्रिडाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर निकल जाएगा। SP3 के बाद आती है हमारी D2sp2, DsP2। तो DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर प्लेनर, जो कि आपका ये है। उसके बाद आता है हमारा 5वें पे है DsP3। DsP3 अगर हमारा आता है तो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर, और ट्रायंगुलर प्लेनर का स्ट्रक्चर ये रहा हमारा, बीच में मेटल है, साथ में हमारे लिगेंड लगे हुए हैं।
उसके बाद है लास्ट की और आखिरी जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो है D2sp3, और D2sp3 की हाइब्रिडाइजेशन बनती है हमारी स्क्वायर पिरामिडल, और स्क्वायर पिरामिडल ये हमारा ये है स्क्वायर पिरामिडल, मतलब ये बीच में हमारा सेंट्रल मेटल एटम और बाद में हमारे चारों तरफ ये लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक बार इनके आप नोट्स बना लेना और वीडियो को पॉज करके एक बार इनको लिख लेना, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका हाइब्रिडाइजेशन से या फिर किसी भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर वीवीटी के अंदर आपका जो भी स्ट्रक्चर बनता है उससे आपका एक ही भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास है NiCN4, इसकी पावर 2 नेगेटिव। तो देखिए ये कंपाउंड है। तो अब सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर से पहले हम इस लाइन को पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर लूज और गेन बाई एनी सेंट्रल एटम टू कंप्लीट इट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब कि किसी सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में, किसी सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए जाते हैं तो उसको हम उसकी क्या कह देते हैं, उसको हम उसकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर कह देते हैं। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी किसी सेंट्रल मेटल एटम की वही हमारी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अगर आपसे पूछे प्राइमरी वैलेंसी पूछे, आपसे प्राइमरी वैलेंसी पूछे या आपसे जो है ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना करके और वैसे ही उसकी जो है आपको प्रॉपर्टी लिख लेनी है और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एग्जांपल है निकल, इसके साथ जो है 4 साइनाइड लगे हुए हैं और पावर है 2 नेगेटिव। तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकलती है हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की। तो आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम आपका ये है ठीक है। जो भी मेटल लगा होगा उस कंपाउंड में वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, जिसकी निकालनी होती है उसको मानते हैं हम X प्लस। हमको पता है CN जो है पावर 1 नेगेटिव लेकर के चलता है। तो देखिए हम पावर 1 रखेंगे, CN की पावर -1, और कितने CN है 4, तो 4 से इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो X प्लस में 4 इंटू -1, और बाद में जो हमारी 2 नेगेटिव है पावर 2 नेगेटिव, इसको हम एज इट इज इक्वल टू के दूसरी तरफ रखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो ऊपर वाली पावर है यही इक्वल टू के बाद में जाएगी, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी, वरना अगर पावर नहीं है तो इक्वल टू के बराबर में जो है हमारा 0 रहेगा। कभी भी पावर के साथ जो है हमारा कोई अलग कंपाउंड नहीं आएगा। मतलब कि हमको जो ये पावर है प्लस में या नेगेटिव माइनस में है, ये हमको इक्वल टू को उधर साइड ही लिखनी पड़ेगी। तो देखिए X प्लस 4 -1 इक्वल टू -2। तो देखिए ये हमने X जो माना था सेंट्रल मेटल एटम को माना था। CN का जो है वैलेंसी -1 होती है, तो 4 CN की -4 इंटू -1 और इक्वल टू -2। तो X -4 इक्वल टू -2। तो X -4 इक्वल टू -2, और x बराबर हो जाएगा हमारा -2, और ये -4 है उधर साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैलेंसी आएगी वो आएगी +2। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या है। देखिए यहाँ पर जो x है हमारा वो है सेंट्रल मेटल एटम, जो हमने x माना है ये सेंट्रल मेटल एटम है। दूसरा जो हमने ये 4 लिखा है, जो 4 है ये 4 है नंबर ऑफ लिगेंड, जो कि नीचे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो हमारे पास ये -1 है, ये -1 हमने कहाँ से लिया, ये क्योंकि ये पावर है लिगेंड की, तो हम आपको पावर और लिगेंड दोनों एक साथ समझा देंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये -2 है, ये जो -2 है ये क्या है, ये चार्ज ऑन द होल नंबर, चार्ज ऑन द होल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर जो -2 चार्ज है वो उसको हम इक्वल टू के उधर साइड लिखेंगे। तो देखिए ये आपकी समझ में आया, तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल कराएंगे। जैसे कि हमारे पास है FeCN6 - 3। तो FeCN6 - 3, तो देखिए Fe का निकालना है, तो Fe को हम मानेंगे x प्लस। आपको पता है CN की वैलेंसी क्या होती है -1, तो -1 कितने से गुना करेंगे 6 से, क्योंकि हमारे पास 6 CN है भाई। एक CN के ऊपर एक -1 है, तो 6 के ऊपर 6 गुना -1 हो जाएगा ना। तो आप इस हिसाब से इसे लेकर के चलिए। तो FeCN6, तो Fe यानी कि x और -1 का गुना कर दिया हमने 6 में, इक्वल टू -3, क्योंकि -3 इसकी पावर है तो इसको हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखेंगे। तो फिर से हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो x -6 इक्वल टू -3, 6 माइनस का है उधर साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर -3 प्लस में 6, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है मैथमेटिकल सब्सट्रैक्शन डिवीजन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3। उसके बाद है K4FeCN6, तो K4FeCN6 इसका निकालते हैं। देखिए अब आगे K4 आया हुआ है, तो हमें K4 की भी पावर लिखनी पड़ेगी। आपको पता है पोटेशियम क्या करता है, इसकी पावर होती है +1, तो हम +1 लिख देते हैं। देखिए हमने +1 यहाँ पर हमने लिखा है, लिख देते हैं, मैं भूल गया हूँ लिखना, +1 इंटू में 4, +1 इंटू में 4 क्यों है, क्योंकि पोटेशियम की पावर +1 है, और 1 की +1 है तो 4 की हो जाएगी, 4 गुना +1 प्लस में x, और साइनाइड की आपको पता है -1 शुरू से चलता आ रहा है, इंटू में 6। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मली 0 लिखेंगे। तो हमारे पास आ गया 4
क्योंकि 4 + 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस में x माइनस 6, तो x माइनस 6 इजकल टू 0। तो 4 और माइनस का 6 क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 2। तो x माइनस 2 को जब इधर साइड लेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 2। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी वैलेंसी। तो ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर या फिर प्राइमरी वैलेंसी दोनों सेम ही होते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ। तो कैसे सेकेंडरी वैलेंसी प्राप्त करते हैं, तो देखिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द नंबर ऑफ लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड। तो देखिए जो सेकेंडरी वैलेंसी है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, वो क्या कहता है, ये उसके साथ जुड़े हुए लिगेंड या उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, जो उसके सहयोगी हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, उनकी संख्या को ही हम सेकेंडरी वैलेंसी बोल देते हैं। देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या था, प्राइमरी वैलेंसी था ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी था ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो उसके साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो साथ में लगे होते हैं कंपाउंड, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके पड़ोसी। जैसे कि हम NiCN4 2 नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर निकल के साथ जो है 4 CN लगे हुए हैं, तो डायरेक्टली इस निकल से जो ये CN अटैच है इस निकल से, तो ये इसका पड़ोसी हो जाएगा, पड़ोसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आ जाएगी 4, जो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऐसे ही हम K4 FeCN6 की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए Fe के साथ हमारा CN जुड़ा हुआ। अब देखिए आप कहोगे सर ये K4 भी लगा हुआ, नहीं, ये K4 हमारा Fe से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये K4 इसके बाहर है। तो इसका मतलब ये इस कंपाउंड के साथ नहीं है, ये FeCN6 के साथ है K4। तो हम इसको नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, बस हम ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है इससे जिसकी डायरेक्ट अटैचमेंट है जिस नेबर की, जो कि हमारा CN है, उसी को हम इसकी वैलेंसी मानेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी इसकी 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो जाएगा 6। तो देखिए ये हमारा, इसके बाद हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हम आपको स्पिन, क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक नेचर भी निकालना सिखाएंगे। सो प्लीज़ हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। और हमने शुरुआत की है इस चैनल की, और हमको देखिए आता कुछ है नहीं, जितना भी आता है हम आपको अपने माध्यम से जो है सिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।